बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है, वो अभी हाल ही में जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ सरकार के खिलाफ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या वो प्रोटेस्ट कहाँ तक जायज था? क्या वहां पे ईरानी जो सरकार ईरान सरकार के खिलाफ क्या वहां की आवाम सड़कों पर उतरी थी? तो क्या उन्होंने क्या डिमांड रखा था? और दूसरी बात क्या है, वो प्रोटेस्ट उसके बाद कहीं ना कहीं से उसको अमेरिका और इजराइल द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, उसके बारे में हम लोग बात कर देंगे। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा अभी अभी हाल अभी अभी कल की बात है। कल की बात है, अमेरिका के दबाव में आकर भारत सरकार ने भी, जो ईरान में चाबहार बंदरगाह पोर्ट पर एक्सेस मिले हुआ था कि आप उसका संचालन वगैरह रेगुलेशन वगैरह कर सकते हैं, उसको अमेरिका के दबाव में आकर और उसको छोड़ दिया। चाबहार बंदरगाह का ईरान में जो है, उसको उस एक्सेस को छोड़ दिया भारत सरकार ने। ये मुझको लगता है जो ये स्टैंड लिया गया भारत सरकार के द्वारा अमेरिका के प्रेशर में आकर, मुझे लगता है ये गलत, ये भारत सरकार को नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, भारत के हिसाब के, भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से साधी जाएगी, ना कि किसी दूसरे देश के दबाव के कारण। अब ऐसे तो भाई हम एक संप्रभु देश है, एक सॉवरेन देश में किसी विदेशी देश का हस्तक्षेप, ये तो सॉवरेन किसी सॉवरेन देश के लिए ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भारत सरकार को अपने स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए, उसे साफ कह देना चाहिए था अमेरिका से। जैसे ईरान अमेरिका का जवाब दे रहा है, बाकायदा डर नहीं रहा है, उसी तरह भारत सरकार को भी साफ कह देना, हम अपना एक्सेस क्यों छोड़े, जबकि हमने उसको बनाने में $120 मिलियन पैसा खर्च किया, इतना सारा हमारा पैसा बर्बाद हुआ। प्लस उसके बाद हम वहां से आयात निर्यात करते। हमने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के काउंटर में ये बनाया ताकि ताकि पाकिस्तान से के ग्वादर बंदरगाह पे कई सारे जहाज आके वहां से पैसा कमाई कर रहा है, प्लस वो आतंकवाद को फंडिंग वगैरह जो भी कर रहा है भारत के खिलाफ। अभी पहलगाम अटैक वगैरह हमने जो देखा, बहुत सारे पहलगाम अटैक देखा, गलवा और ये सब चीजों पे कंट्रोल होता कहीं ना कहीं से। तो लेकिन मुझे ये लगता है ये फैसला भारत सरकार का ये सही नहीं है। जब आप बात करते हो हमारा 56 इंच का सीना है, तो हमें वो सीना जाहिर करना चाहिए था, हमारे आवाम में भी एक मैसेज जैसा। नहीं, हम दिलेर लोग हैं, हम किसी के दबाव में आके काम नहीं करते। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बारे में जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, अमेरिका में जो ईरान में प्रोटेस्ट हुआ, वो विरोध हुआ सरकार के खिलाफ, वो दरअसल जो विरोध हो रहा था वो महंगाई के खिलाफ हो रहा था। महंगाई के खिलाफ वो कुछ उसमें मांग जायज थी। तो असल में $1 बराबर हो गया था 1,35,000 तोमार, या ईरानी रियाल कह सकते हैं, तोमार। तो महंगाई काफी बढ़ गई थी। और ये कहीं ना कहीं से जो महंगाई, जो रुपया, जो वहां के पैसा या को अवमूल्यन कर दिया गया था अमेरिका के थ्रू भी, तो वो एक स्पॉन्सर भी था वहां पर। तो फिर अमेरिका के जो सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमनेई साहब, उन्होंने फिर जनता को यह आश्वासन दिया कि जो रिजर्व बैंक है वहां का, वहां उनके जो अध्यक्ष है उनको हटा दिया था। तो फिर जो उनकी डिमांड थी प्रोटेस्टर की, वो डिमांड उन्होंने पूरा कर दिया था। फिर बाद में अगले दिन भी काफी प्रोटेस्ट होने लगा। तो ये फिर वहां की गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने पता लग करवाया, तो पता चला कि उसमें कई सारे अमेरिका के जासूस, मोसाद यानी इजराइल के जासूस वगैरह इस प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, चाहे इंटरनेट से, चाहे यूट्यूब वगैरह से। और साथ ही साथ उसमें शामिल होकर और गोलीबारी कर दे रहे हैं, जिसमें कई सारे ईरान के सोल्जर, पुलिस वगैरह भी मारी गई। तो फिर इन सब का उनके पास वीडियो आया। फिर उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट के लीडर्स को बुलाकर, राजदूत को बुलाकर दिखाया कि देखिए इस तरह से अमेरिका स्पॉन्सर्ड कर रहा है, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहा है गलत तरीके से। फिर मिडिल ईस्ट के राजदूतों ने देखा, अपने देश में बताया कि हाँ, अमेरिका इजराइल इस तरीके हरकत कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने क्या करवाया, और साथ ही साथ जो इससे पहले जो थे 1979 में वहां पे तख्ता पलट हुआ था और इस्लामिक क्रांति आई थी। उससे पहले वहां के राजा थे कौन, मोहम्मद रजा पहलवी।
पहलवी, ये क्या थे, अमेरिका और इजराइल के हिसाब से काम करते थे। फिर वहां पर वेस्टर्न, एक तरीके पूरा वेस्टर्न कल्चरल चार्ज लागू कर दिया था। लड़कियां छोटे ड्रेस वगैरह पहन रही थी, तमाम चीजें और बहुत सी चीजें थी। फिर वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा, वहां पे मतलब इस्लामिक क्रांति आई। आयतुल्ला अली खोमनी के वालिद साहब थे, क्या नाम था, आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमनी, उन्होंने एक क्रांति को अंजाम दिया था। क्रांति सक्सेसफुल रही, तख्ता मोहम्मद रजा पहलवी के तख्ता पलट हुई। फिर इस्लामिक क्रांति के बाद सर्वोच्च नेता वो बने। फिर उनके बाद उनका निधन हो गया 1989 में। फिर 1989 से उनके बेटे, ये अभी जो है वर्तमान में आयतुल्ला अली खोमनी, एक धार्मिक गुरु है, वो सर्वोच्च लीडर है, वो बने हुए हैं। तो फिर उन्होंने, उनके बेटे जो अभी मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे, वो अमेरिका में रह रहे हैं। उनको अमेरिका ने संरक्षण दिया हुआ है रजा पहलवी को। तो अब वो वहां से वो मतलब कि ईरानी जनता को मतलब कि बरगला रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग सत्ता को हटाओ, चेंज करो, हम यहाँ पर शासन करेंगे, आप लोगों की मतलब समस्याओं को दूर करेंगे। अमेरिका के तहत स्पॉन्सर्ड था वो। अमेरिका भी कह रहा था कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, इस तरीके का नारा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एक तरीके बढ़ावा दे रहा था, प्रोटेस्ट करो, हमारे सैनिक तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं से ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा था। तो फिर बदले में फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमनी ने अपनी जनता को आशा मतलब कहा कि आप आगे आ, जो प्रोटेस्ट सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सरकार का साथ दें। तो कई सारी आवाम वहां की निकली, करीब लाखों में आवाम हर जगह निकली और सरकार के समर्थन में निकली, जिससे अमेरिका वगैरह पे भी दबाव पड़ा कि हाँ, और मिडिल ईस्ट के देशों ने भी देखा कि हाँ वाकई में सरकार मतलब इस सरकार से लोग खुश हैं, क्योंकि जो वहां पर एक मुद्दा था, बाजार के लोग वगैरह परेशान थे महंगाई से। तो लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, जो रिजर्व बैंक के अधिकारी थे उनको हटा दिया था खोमनी साहब ने। तो वहां से फिर वो संतुष्ट हो गए थे। फिर उसमें जो शामिल जो हुए थे इजराइल के जासूस वगैरह, ये लोग ने बढ़ावा दिया था। फिर अमेरिका क्या कर रहा था, हम आप ईरान आपकी गवर्नमेंट को तख्ता पलट करेंगे, रेजिम चेंज कर देंगे, फिर से रजा पहलवी वगैरह को बैठा देंगे। इस तरह की उनकी माइंड थी, सोच थी। तो उसने अटैक करने के लिए जितने भी मिडिल ईस्ट के अमेरिका के एयरबेस थे, चाहे सऊदीया में हो, चाहे ओमान में हो, चाहे यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत में हो, चाहे इधर इराक में हो, जॉर्डन में हो, इजराइल में हो, इन सबको एक्टिव कर दिया था अमेरिका पे अटैक करने के लिए। और इजराइल भी तैयार था अटैक करने के लिए। और बल्कि उसने कतर के का जो मिलिट्री एयरबेस है अमेरिका का, उबैद बेस, वहां से B-2 बमर नामक एक अपना फाइटर प्लेन भी भेजा था। लेकिन बाद में उसने अंतिम समय में उसको वापस करा लिया, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च लीडर ने भी धमकी दे दी थी अमेरिका को। उन्होंने ये साफ अल्फाज में कह दिया था, अगर आप हमारे पे अटैक करेंगे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम जिंदा कौम है, एक अल्लाह से डरने वाले हैं, जिंदा कौम है। उन्होंने ऐसा नारा दिया और कहा कि आपका जितना भी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों में जो आपका एयरबेस है, मिलिट्री एयरबेस है, हम उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी मिसाइल है उनके निशाने पर है, निशाने पर उसको नेस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद कर देंगे, ये मैसेज। और उन्होंने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से ये भी कहा, हम आप पे हमला नहीं करना चाह रहे, हम अमेरिका की जो मिलिट्री बेस जो आपके देशों में, सऊदी अरब के देश में हो, चाहे ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह के देशों में है, जो कि अमेरिका की मिलिट्री एयरबेस है, जो कि नहीं होनी चाहिए, हम उसको तबाह करेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं। तो अब वहां की जनता को, मिडिल ईस्ट की जनता में भी ये मैसेज गया, क्योंकि वहां की जनता भी, मिडिल ईस्ट की, सऊदीया वगैरह की जनता भी चाहती है अमेरिका का जो मिलिट्री है हमारी धरती पे वो हट जाए। अगर मिडिल ईस्ट के देश इनका अमेरिका का साथ देते तो वहां की आवाम सड़कों पे आ सकती थी। तो ये सब कहीं ना कहीं से इसके पे दबाव था। दूसरा दबाव चाइना और रसिया का भी था, क्योंकि चाइना और रसिया का खुला समर्थन था ईरान को, ये भी डर था। तो बाद में इनके सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह ने बताया, अटैक मत करने तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी ये तमाम चीजें। और सऊदी अरेबिया जो इनका कि मित्र देश है अमेरिका का, उसने साफ इनकार करके मना कर दिया, जो कि वहां पे शिया और सुन्नी की लड़ाई चलती है दो देशों के बीच, सऊदी अरब ईरान में। ईरान कहता है हम इस्लामिक दुनिया का रिप्रेजेंट करते हैं, शियाओं का, और ये कहता है हम सुन्नियों का रिप्रेजेंट करते हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। कौन? सऊदी अरब, क्योंकि वहां मक्का मदीना वगैरह है। तो इन दोनों में वर्षों से, सालों से लड़ाई चली आ रही थी। लेकिन आज शिया सुन्नी, ये इनको देखना, ये ऐसा कहावत है, तू मेरी नजर में काफिर, अब मैं तेरी नजर में काफिर, ऐसे दोनों में कहावत, शिया और सुन्नी में एक ऐसे लड़ाई चलती है। तो फिर आज पहली बार ऐसा देखा गया
कि ईरान सऊदी अरब ईरान का साथ दिया। सऊदी अरब ने दिलेरी दिखाते हुए अमेरिका को चैलेंज ये कह दिया जवाब कि आपका जो मिलिट्री एयरबेस है हमारे यहाँ, अमेरिका आपका, आप हमारी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करेंगे। ईरान एकदम साफ साफ मना कर दिया। और दूसरी बात, मैं आपका इस जंग में साथ भी नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं से सऊदी अरब डर गया, क्योंकि इनका मित्र एलाई देश है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में ये घुसना क्यों चाहते हैं? घुसे तो है ही, क्यों ईरान मिडिल ईस्ट में जो ईरान है उनको कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं? इस वजह से ऐसा कंट्रोल जो अमेरिका करना चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो इनको टक्कर देने वाला देश है यही एक ही ईरान है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये तो घुस ही चुका है अमेरिका सऊदी अरब से। इसने 1970 के दशक में पेट्रो डॉलर और में एक संधि कर ली थी, ट्रीटी कर ली थी कि भाई आप जो तेल बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे, अपनी घरेलू डोमेस्टिक करेंसी में नहीं बेचोगे, चाहे रियाल में नहीं बेचोगे, चाहे रुपया वगैरह में नहीं बेचोगे, डॉलर में। मतलब तेल खरीदेंगे तो आपको डॉलर देना होगा। जिससे क्या हो रहा है, अमेरिका का आर्थिक पावर मजबूत हुआ 1970 के दशक से। जहां भी पेट्रोल डीजल वगैरह बिका जाता है डॉलर में बेचा जाता है, जिससे अमेरिका की करेंसी मजबूत होती है। और बदले में सऊदी अरब को कहा था मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, तमाम चीजें पे हस्ताक्षर हुए थे। तो फिर और इनको मिडिल ईस्ट में टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही देश ईरान बचा था। उसने कहा कि मैं किसी डर की वजह से किसी दूसरे देश का इंटरेस्ट के लिए, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए मैं ऐसा क्यों करूं। तो उनको कहीं ना कहीं से इनसे खतरा महसूस हो रहा था, इस वजह से इसको खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन शुक्र है कि सऊदी अरब ने भी इनका साथ नहीं दिया। देखिए ये असल में अटैक क्यों करना चाह रहे हैं, इनके पीछे मेन रीजन ये है कि अभी इन्होंने जब इराक पर अटैक किया था सद्दाम हुसैन के समय, 2003 में अटैक कर दिया और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। चाहे 2011 में लीबिया के गद्दाफी को मरवा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने ये कह दिया था, इराक ने कह दिया था कि हम अमेरिका के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी नहीं करेंगे, हम अपना जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो डॉलर में क्यों बेचे। उसने डॉलर को चैलेंज कर दिया था कि भाई हम अपने घरेलू पैसे में बेचेंगे, दिनार में बेचेंगे। चाहे लीबिया का गद्दाफी ने भी कह दिया था हम अमेरिका के हिसाब से क्यों काम करें। यूएन यूनाइटेड नेशन अमेरिका का गुलाम है। मतलब जो हक की बात उसने बोली थी कि हमारी आवाम को फायदा होना चाहिए, हम तो अमेरिका के इशारों पे काम कर रहे हैं, हम किसी गुलामी नहीं करना चाहेंगे। इसी वजह उसने फंसा कर करीब 1989 से 80 से लेकर 1988 तक करीब 8 साल तक ईरान और इराक में जंग करवा दी शिया सुन्नी के नाम पर। लेकिन फिर बाद में सद्दाम हुसैन को पता चला कि हमें गलत चला है अमेरिका, हम उसके फेवर में आके इस तरह हमने मुसलमानों का ही कत्ल किया। और दूसरा बात ये अपना करेंसी मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे थे। बाद में उसको समझ फिर अमेरिका खिलाफ हो गया था, गद्दाफी भी अमेरिका के खिलाफ हो गया था। इस वजह से वहां पे सिविल वार करवा के वहां के अवाम में शिया सुन्नी का नफरत डाल के उसको मरवा दिया था। क्योंकि 1982 में दुजैल कत्लेआम हुआ था, 148 लोग मारे गए थे। उसमें इराक की मतलब की न्यायालय ने उनको सजा दे दी थी। बाद में अमेरिका को चांस मिल गया था, अमेरिका ने फांसी दिलवा दी तमाम। और इसी वजह लीबिया में सिविल वार करवा के गद्दाफी को 2011 में मरवा दिया। अब ईरान भी इनके डॉलर को चैलेंज करता है। देखिए ब्रिक्स वाले कर रहे हैं ना, मतलब ब्रिक्स देश है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये कहते हैं ना डॉलर की जगह भाई हमारा ब्रिक्स का रुपया आओ। इसने स्विफ्ट का जो सुविधा था उसको बंद कर दी, धमकी दे रहा है भारत वगैरह को। भारत के चाबहार बंदरगाह का जो एक्सेस मिला हुआ था देखिए उसको बंद करवा दिया। कहा नहीं खबरदार, आप चाबहार बंदरगाह को आप संचालन नहीं करेंगे, वहां से हटिए, तो आप पे प्रतिबंध लगा दूंगा। हम भी डर गए, भारत सरकार डर गई, पीछे हट गई। नहीं हटना चाहिए, अमेरिका ये ईरान की तरफ से दिलेरी दिखानी चाहिए थी। तो अमेरिका ने देखिए वेनेजुएला पे भी कब्जा कर लिया, मतलब तेल के। ऐसा क्यों किया? कब्जा वहां के राष्ट्रपति को अगवा करवा लिया, कब्जा करने की चाहत में वहां के राष्ट्रपति को, मादुरो को अगवा करवा लिया। उनकी पत्नी के साथ रात में सोए हुए थे। पता है इस तरीके से कोई एक संप्रभु देश में हमला करता है और डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये अमेरिका। अब बताइए मादुरो पे अंजाम क्या लगा? ये नारकोटिक्स का, ड्रग्स का सप्लाई करते हैं अमेरिका वगैरह में, जबकि अमेरिका के लोग खुद ड्रग्स वगैरह के, बियर वगैरह के भोगी खुद है। वहां पे तो हर शाम सुबह हमें पैक चाहिए, ड्रग्स वगैरह मांग करते हैं। लेकिन ये जो इल्जाम भी लगा इन्होंने गलत लगाया इल्जाम, क्योंकि गलत इल्जाम लगाया क्योंकि इनके यहाँ जो ड्रग्स की सप्लाई होती है वो होती है मैक्सिको देश से और इल्जाम लगाया मादुरो पे। क्यों ऐसा किया? क्यों सारा खेल कच्चा तेल का है, क्रूड ऑयल का है, तो यानी ब्लैक गोल्ड का है।
कच्चा तेल सबसे ज्यादा जानते हैं कच्चा तेल कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला में पाया जाता है। 303 बिलियन बैरल 303 बिलियन बैरल कच्चा तेल वहां पाया जाता है सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पे कहाँ पाया जाता है? दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया में पाया जाता है 270 बिलियन बैरल, यानी 267 बिलियन बैरल। एक तरीके से मैंने सीधा सीधा 270 बोल दिया। और फिर तीसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है ईरान में पाया जाता है 208 बिलियन बैरल। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे कनाडा में 170 बिलियन बैरल। कनाडा के बाद पांचवें नंबर पे कहा? इराक में पाया जाता है 145 बिलियन बैरल। ऐसे ना, तो ये मेन लड़ाई वो कच्चे तेल के लिए, वहाँ कच्चा तेल क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि वो मतलब कि ये चाहता है कच्चा तेल हम कहीं ले तो कम पैसे में हर देश इन सब देशों से ले, या मिडिल ईस्ट पे जो इतना बर्बाद किया ये कोल्ड वार के दौरान, क्यों ऐसा किया? अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया 20 सालों तक, ऐसा क्यों किया? वियतनाम को इसने बर्बाद किया। 1975 में वियतनाम वाले आजाद हुए। लड़ाई क्या थी? कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, रसिया वर्सेस अमेरिका की। सो तो कहीं ना कहीं से वो लड़ाई आज भी दिखती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं। तो ये जो कर रहे हैं ये टोटल ये अपने पैसे के लिए कर रहे हैं, मतलब कि, और जबरदस्ती किसी देश में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ठीक, और अगला व्यक्ति जो कह रहा है वो गलत। इस तरीके से कैसे चलेगा वर्ल्ड ऑर्डर? और मुझे लगता है कि जो सुपर पावर अमेरिका बना हुआ है, एक ही पावर, अब मुझे लगता है दुनिया को मल्टीपोलर होना पड़ेगा। कई देश को सुपर पावर होना चलेगा, दूसरे को होना पड़ेगा, ताकि जो देश जो है वो सही डेमोक्रेसी, सही फैसले के आधार पर चले, ना कि गलत तरीके से चले। इससे अब क्या होगा? जो इन्होंने वेनेजुएला पे ऐसा किया, अब उससे क्या होगा? उससे प्रभावित ये होगा कि अब चाइना भी ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, रशिया यूक्रेन पे कब्जा करेगा। इन सबको ये कहीं से बढ़ावा दे रहा है। एक तरीके से जो बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री को खा जाएगी, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जाएगी। ये तो टोटली गलत न चीज है, नैतिकता आधार पर, मोरल आधार पर। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब दूसरी बात की जो ईरान में उन्होंने किया, हटने के कारण वहां पे करीब 2 करोड़ लोग वहां के आर्मी से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखेंगे वहां की जो रेगुलर आर्मी है वो 4 लाख है, 4 लाख ईरान की। और जो रेगुलर आर्मी के अलावा एक है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, IR, क्या बोलते हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC बोलते हैं। उसके करीब सिपाही हैं 2 लाख के आसपास। और उसके बाद जो एक है बसीज फोर्स, उसमें करीब लोग हैं 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 से 2 करोड़ लोग के बीच में है। तो अब बसीज में कोई भी एक लड़का, बच्चा, कोई भी लड़का भी हो सकता है उसमें। वो एक स्वयं से ज्वाइन करने वाला समूह है। तो वो अब बसीज जो आर्मी है वो पूरी तरीके से ईरान की सपोर्टर आर्मी है। और जो IRGC मैंने बताया, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी, मतलब IRGC मैंने बताया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC। वो क्या कहती है? इस बसीस आर्मी को भी कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। करीब यहाँ पे करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग वहाँ के आर्मी में है। और ये जो बसीज है वो सरकार के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से कैसे ये जंग जीत सकते थे? इसी वजह से इनके सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि वहां से हटिए। हाँ, और दूसरी बात की वो इंटरनेट के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया था, इंटरनेट वगैरह तो जो अपना पूरा बंद कर दिया था, एयर स्पेस ईरान ने बंद करवा दिया था, इंटरनेट वगैरह। तो फिर बदले में क्या, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने क्या की थी? स्टारलिंक ने जो सैटेलाइट इंटरनेट उसको चालू करवाया था। तो कुछ जो जासूस वगैरह था उसको, मतलब जो ईरान में छुपे हुए इजराइल वगैरह के, उसको वो क्या करवा रहे थे, पूरा न्यूज बाहर करवा रहे थे। फिर ईरानी गवर्नमेंट को पता चला, उसने वाहिद ऐसा देश निकला जिसने स्टारलिंक को जाम कर दिया। ये बहुत अच्छा लगा, मतलब कि ये चीज, क्योंकि जंग जीतने के लिए वर्तमान दौर जो है वो जंग जीतने के लिए आप टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा, तभी आप जंग जीत सकते हैं। मैं भारत के लिए भी कह रहा हूँ, अपने देश के लिए भी। देखिए, आप अपने खुद के देश के लिए आप अपना खुद का जीमेल बनाइए, खुद का गूगल क्रोम की जगह खुद का आपका होना चाहिए ना। आप जो GPS इस्तेमाल करते हैं आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब मदरो को उसने किया था तो वहां पे जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह था, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल वगैरह पे उसने एक मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए गूगल वगैरह भेजा था, उसने अपडेट कर दिया। फिर बदले में क्या, वहां की सारी लाइट्स वगैरह कट हो गई। तो इसी वजह से मैं बात करता हूँ कि अपने देश का होना चाहिए, दूसरे देश का नहीं। सारा एक्सेस, सारी जानकारियां उसको विदेश अमेरिका वगैरह को पता चलता है।
जो देखिए चाइना का खुद का अपना है, इसी में से चाइना को वो डरा नहीं पाता। और भारत पे प्रतिबंध 50% का टैरिफ लगाया है, जबकि चाइना भी रसिया से तेल लेता है, चाइना पे हटा लिया। क्यों? कि रेयर अर्थ एलिमेंट वहां है, उसको वो टक्कर दे रहा है, कई सारी चीजें हैं। तो आई होप मैंने जो अपनी वीडियो में बात बताने की सब कोशिश की आपको समझ में आया होगा। मेरी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।